हेलो दोस्तों, हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 5 अगस्त 2022 का लेके आए हैं। आज के न्यूज़पेपर में हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में जो करंट परिस्थिति हैं उसके रिलेटेड एक आर्टिकल आया था, उसका क्या सॉल्यूशन है, तो उस पे बात की गई है। फिर दूसरा जो हमारा आर्टिकल है कॉमनवेल्थ एडवांटेज, ये आर्टिकल लिखा गया है, रवांडा के प्रेसिडेंट हैं करंट, उनके द्वारा लिखा गया है, वो अपनी बात रख रहे हैं। उसमें भी कुछ कुछ हमारे यूज के हिसाब से कुछ मटेरियल है जो कि आगे कैरी किया जा सकता है। तीसरा जो डाटा प्रोटेक्शन बिल को अभी वापस लिया गया है, उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेन्ड सेक्शन में इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया था। और जो मॉडल आंसर है उसमें हम लोग प्रेशर ग्रुप के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखेंगे, उसका क्या क्या चीज़ उस आंसर में होना चाहिए, हम लोग उसको समझेंगे। तो हम लोग अपना आज का जो न्यूज एनालिसिस है वो शुरू करते हैं। ये टाइटल है आपका वेटिंग फॉर डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके हिसाब से बताया गया है कि परिस्थिति जो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आर्टिकल 370 को हटाया गया था और जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हटा के उसको 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया था, तो जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था कि वहाँ पे शांति हो, इंडिया में असिमिलेशन हो जाए, तो वो ऑब्जेक्टिव हमारा पूरे तरीके से अचीव नहीं हो पाया है। उसी बात को ये जो राइटर हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट डिफरेंट डाटा के साथ में उसी चीज़ को दिखा रही हैं, और उसका सॉल्यूशन के तौर पे क्या किया जाना चाहिए वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो हम लोग आर्टिकल में देखते हैं, जो पहला पॉइंट है इनका सिक्योरिटी का, तो ये डाटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ही दिया गया है। इनके हिसाब से 2014 से 19 के बीच का जो पीरियड रहा है, जो करेंट एनडीए गवर्नमेंट का पहला टर्म माना जाए, तो उस टर्म में 177 लोगों की मृत्यु हुई इसमें किलिंग के दौरान, मिलिटेंट एक्टिविटीज के कारण। जबकि 2019 से 21 में यही 2 साल के पीरियड में 87 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा इस आर्टिकल में दिया गया है। इसी से संबंधित एक आंकड़ा आपका इंडियन एक्सप्रेस में भी दिया गया है, उस डाटा को भी आप लोग देख सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं। उसके हिसाब से है कि मिलिटेंट्स की जो किलिंग है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ में जो सिविलियन की मौत हो रही थी उसमें भी कमी आई है, जो सिक्योरिटी पर्सनल की मौत हो रही थी उसमें भी कमी आई है। तो उस डाटा को भी हम लोग देख सकते हैं और अपने नीड के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं आगे, जो दूसरा पॉइंट इनके द्वारा रखा गया है। तो पहला तो आपका सिक्योरिटी का एस्पेक्ट दिया गया है। सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में एक तो सिविलियन की किलिंग हो गई, इसी के अंदर दूसरी बात यह है कि कश्मीरी पंडित्स जो लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पंच लोग, और जो जम्मू कश्मीर के पुलिस पर्सनल्स हैं, उनकी टारगेटेड किलिंग में बढ़ोतरी अभी देखी जा रही। सेकेंड पॉइंट है कि हाइब्रिड मिलिटेंट और फेसलेस मिलिटेंट, इसमें ये आर्टिकल में साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, इस पोर्टल में आंकड़ा दिया गया है कि 2019 से 2021 के बीच में 437 कश्मीरी जो यूथ हैं उन्होंने इंसर्जेंट ग्रुप्स को ज्वाइन किया है। तो ये जो ज्वाइन इन्होंने किया है, तो ये दिखाता है कि जो वैली में एलियनेशन है वो अभी भी इंडिया नेस के साथ में अपने आप को जोड़ के नहीं देख पा रहे हैं। तो जो एलियनेशन वाली जो फीलिंग है वो उनके अंदर अभी है, वो अभी भी वही वहाँ पे हिंसा से ही चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं। उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं, और जो ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनकी पोचिंग कर रहे हैं, उनको पूरा वो अपने पास लेके चले जा पा रहे हैं, उसमें सक्षम अभी हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम बताया गया है वो है इकोनॉमिक डिक्लाइन का। तो इकोनॉमिक डिक्लाइन होने का जो कारण रहा वो 2 रहा। एक तो सिक्योरिटी पर्पस से वहाँ पे लॉकडाउन टाइप का सिचुएशन बनाया गया था, आर्टिकल 144 सेक्शन 144 ये इम्पोज किया गया था। फिर कोरोना की वजह से लॉकडाउन किया गया, तो इससे हुआ ये कि जो लोकल इंडस्ट्री हैं, जो कि मोस्टली टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट और कुछ कुछ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे केसर वगैरह, तो ये इनकी इंडस्ट्री काफ़ी बुरे तरीके से प्रभावित हुई है, जिससे कि
उनकी वल्नरेबिलिटी और बढ़ गई है कि वो कुछ भी कर रहे हैं अभी पैसे के लिए, ये स्थिति है। तो इसके सॉल्यूशन के तौर पे जो आर्टिकल में सजेस्ट किया गया है वो ये है कि असेंबली इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए और जो पुराना डिलिमिटेशन हुआ था उसी के हिसाब से कराया जाए। क्योंकि इस आर्टिकल में जो डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज हुआ है, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ये होता है कि किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफी को डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है। कंस्टिट्यूएंसी मतलब जो चुनाव के लिए जो क्षेत्र, इसके लिए इतना सीट, इसके लिए इतना सीट, तो ये डिलिमिटेशन, इसी एक्सरसाइज को हम लोग बोलते हैं। तो उसमें भी कुछ एलिगेशन लगा है कि जो हिंदू डोमिनेटेड क्षेत्र हैं उसको एक साथ जोड़ दिया गया है, जो मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र हैं उसको अलग क्षेत्र के तौर पे बताया गया है। तो उस पर एक एलिगेशन ये लग रहा है। तो ये आर्टिकल में जो राइटर हैं वो सजेस्ट करती हैं कि जो पुराना डिलिमिटेशन वाला जो था, जिसके हिसाब से कंस्टिट्यूएंसी बटी हुई थी, उसी को रखते हुए असेंबली का इलेक्शन करा लिया जाए ताकि लोगों के हाथ में रियल पावर ट्रांसफर हो, तब कुछ चीजें हो सकें। दूसरा ये बोलती हैं इस आर्टिकल में राइटर कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने बोला है कि स्टेटहुड को रिस्टोर कर दिया जाएगा। जो कश्मीर का स्टेटहुड है उसको वापस से स्टेट बनाया जाएगा यूनियन टेरिटरी से बदल के। लेकिन 3-4 साल समय का बीत चुका है अभी, लेकिन अभी तक उसको स्टेटहुड वापस नहीं दिया गया। तो ये जरूरी है कि उसको वापस से स्टेटहुड दिया जाए, ये सजेशन के तौर पे ऑफर किया गया। तो इस आर्टिकल में इतनी ही बातें थी। हम लोग अपना जो अगला आर्टिकल है उस पर आते हैं। ये आर्टिकल लिखा गया आपका युगांडा के जो प्रेसिडेंट हैं योवेरी के मुसेवेनी, इनके द्वारा। और युगांडा और इंडिया से संबंधित कुछ कुछ बातें इसमें हैं, तो हम लोग इसको समझते हैं क्या है इसमें, इसको कैसे यूज करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, उसमें ये बताते हैं कि आज से 50 साल पहले, मतलब अगस्त 4 को, युगांडा के डिक्टेटर के तौर पे वहां पे इडी अमीन थे। उन्होंने जो भारतीय कम्युनिटी थी उसको अल्टीमेटम दे दिया था कि आप लोग कंट्री छोड़ के जाएं या फिर आपको जो कंसिक्वेंस होगा वो फेस करना पड़ेगा। उनके इस अल्टीमेटम के बाद 50,000 से ज्यादा इंडियंस उस कंट्री को छोड़ दिया उन्होंने, और छोड़ के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में वो चले गए, जिसमें केनिया, कनाडा, यूके, ये सारी कंट्रीज शामिल थी। ये जो डिक्टेटरशिप वाली जो सिचुएशन थी, ये सिर्फ आउटसाइडर के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं हुई, जो लोकल जिनका भी वॉइस इस डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट में उठ रहा था उसको भी दबाने की कोशिश की गई थी। तो इस कोशिश में 3 लाख से ज्यादा युगांडा के लोगों ने अपनी जिंदगी खोई है, ये पूरे डिक्टेटरशिप के बाद वाले पीरियड में। फिर उसके बाद फिर इस डिक्टेटरशिप को उखाड़ के फेंकने के लिए सिविल वार वाला सिचुएशन हुआ था। उसके बाद से 1979 में चीजें फिर से रिस्टोर हुई, और उसके बाद जो इंडियंस वापस चले गए थे उनको बुलाया गया कि आप लोग का वेलकम है, आप लोग हमारे कंट्री में वापस आ सकते हैं। तो ये जो जैसे यूज करने वाली बात है, तो यूज करने के लिए जो डाटा है कि किसी कंट्री में अगर हिंसा है तो हिंसा का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका डायस्पोरा पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी जो माइग्रेंट कम्युनिटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके तौर पे इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। खैर, हम लोग जो मेन बात है कि इंडियंस को वहां से छोड़ने के लिए बोला गया था, तो यहाँ सवाल ये उठता है कि इंडियंस वहां पे गए कैसे। तो दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो ब्रिटेन के द्वारा रूल किए जा रहे थे, जो कॉलोनियल पीरियड था उस पीरियड में। तो यहाँ से इंडिया से लेबर उठा के ले गए थे ब्रिटिश, और जो मेन काम उनसे करवाना था वो था कि रेल ट्रैक उनको डलवाना था। उसके अलावा कुछ कुछ बिजनेस के लिए भी लोग वहां गए। अपना जो हमारा कॉटन का क्लोथ है वो गुजरात से काफी बिजनेस पर्सनल जो है बिजनेस कम्युनिटी वहां पे गई अपना ये सामान बेचने। तो ये 2 मेन लोग थे जो कि सामान यहाँ पे बेचने और लेबर प्रोवाइड करने गए थे। लेकिन जब ये लोगों को लगने लगा कि प्रॉब्लम इनकी वजह से ही हो रहा है और इसी चीज को और ज्यादा हवा दिया गया डिक्टेटर जो इडी अमीन थे उनके द्वारा, तो उसके बाद फिर लोकल जो है उनको जगह छोड़ना पड़ा था। फिर वापस से ये गए उस कंट्री में वापस।
लेकिन उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचा है। इसी का कुछ कुछ एग्जाम्पल भी इस आर्टिकल में दिया गया है कि कैसे जो माइग्रेंट कम्युनिटी है वो कैसे उनके कंट्री को इनरीच कर रही है, उनके कल्चर को, उनके अचीवमेंट को, खेल के फील्ड में, इवन जुडिशियरी के फील्ड में। तो वही सारा नाम के थ्रू उन्होंने इस चीज़ को बताना चाहा है। तो वो नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। खैर, इनका जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव इसमें दिख रहा है वो ये है कि इंडिया और युगांडा के बीच जो बिजनेस है उसको और बढ़ावा दिया जाए, उस पर और काम किया जाए। जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है इस आर्टिकल का वही दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये बोलते हैं कि जो 1995 में इंडिया और युगांडा के बीच का ट्रेड था वो $58 मिलियन का था, वो बढ़ के अभी $1 बिलियन तक 2020 में पहुंच गया है। तो ये दिखाता है कि काफी ज्यादा ट्रेड का पोटेंशियल और भी बाकी है, और भी ट्रेड बढ़ सकता है। साथ में जो है ये वे फॉरवर्ड के तौर पे सजेस्ट करते हैं कॉमनवेल्थ एडवांटेज। तो कॉमनवेल्थ एडवांटेज इस टर्म को अगर समझते हैं कि जो भी कंट्रीज ब्रिटेन के द्वारा रूल किए गए थे, तो कॉलोनियलिज्म के बाद फिर ये हुआ कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे साथ में आए। उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है कॉमनवेल्थ। तो ये जो कॉमन रूलर होने की वजह से इन सारे कंट्रीज को ये फायदा होता है कि इनका एक लैंग्वेज सेम है, सारे कंट्रीज में इंग्लिश इनको पता है। तो इंग्लिश एज ए कॉमन लैंग्वेज है, उसका वैल्यू है वो शेयर्ड वैल्यू सबका लगभग सिमिलर है। और जो लीगल सिस्टम है वो ब्रिटिश लीगल सिस्टम से काफी मिलता जुलता सिस्टम एस्टैब्लिश्ड है। तो इतनी सारी सिमिलैरिटी होने की वजह से ये होता है कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, एक कॉमनवेल्थ कंट्री को दूसरे कॉमनवेल्थ कंट्री से बिजनेस करने में जो कॉस्ट पड़ता है वो कंपेरेटिवली 28% कम कॉस्ट में ये चीज हो जाता है, क्योंकि वो लैंग्वेज का खर्चा अलग से नहीं आएगा, लॉ कंप्लायंस में उतना बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि सिमिलर लॉ वो सारा कुछ है। तो ये कॉमनवेल्थ एडवांटेज का फायदा उठाते हुए इन कंट्रीज में और भी ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा सकता है। ये एक अच्छा पॉइंट है। इसको हम लोग दिखा सकते हैं कि कैसे एक त्रासदी में, कॉलोनियलिज्म को एक त्रासदी ही माना जाए, कि वो कंट्रीज साथ में आई, साथ में आने के बाद फिर अब वो जब साथ में आई हैं तो वो अब उनके लिए एडवांटेज की तरह काम कर रहा है। तो वहां पे कोई भी ऐसा अगर ऐसे आता है जहां की बोला जाए कि प्रॉब्लम है, उसको अकेले अकेले फेस करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप जो मिल के उसको फेस करें, तो वहाँ पे कॉमनवेल्थ एडवांटेज का बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यूज कर सकते हैं कोई भी ऐसे में, जो अगर इससे मिलता जुलता टॉपिक आ जाता है। तो दूसरा जो सजेशन यहाँ पे ऑफर किया गया है वो ये है कि अफ्रीका के साथ में अभी ये जो यूनाइटेड किंगडम है उन्होंने FTA साइन किया है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ में, तो वो पहली कंट्री बनी है। तो उसी लाइन पे इंडिया को भी युगांडा के प्रेसिडेंट इनवाइट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इंडिया को भी इस दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका का जो पोटेंशियल मार्केट है वो लगभग $3 ट्रिलियन का मार्केट, पोटेंशियल मार्केट है अफ्रीका। तो ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो इस आर्टिकल में इसी लाइन पे बात जो है की गई है। तो इसमें इतना ही था। हम लोग आते हैं जो अगला डाटा रेगुलेशन वाला जो आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया था, उस पे है। ये आर्टिकल इस वजह से आया है क्योंकि जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है पार्लियामेंट में इसको वापस ले लिया गया है, और वापस तब लिया गया है जब इस पे पिछले 4 सालों से काम चल रहा था। इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास दिया गया था, उसके अलावा जो BN श्री कृष्णा कमेटी पैनल बना था उसके बाद फिर ये चीज प्रपोज हुआ था, फिर उसके हिसाब से बिल आया, फिर वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। तो काफी काम होने के बाद इसको वापस लिया गया है। तो जो वापस लिया गया है, वापस लेने का कारण हम लोग समझते हैं क्या क्या, किस किस वजह से इसको वापस लिया गया है सरकार के द्वारा। तो एक रीजन जो ये है कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बिल में ये चीज सजेस्ट किया कि इस बिल में 81 अमेंडमेंट आए और 12 रिकमेंडेशन इनके साइड से दिया गया। इस बिल में इतना सारा चेंजेस के लिए प्रपोजल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा दिया गया है सरकार को।
तो इससे होगा क्या कि पूरा का पूरा एक्ट ही बिल्कुल बदलता हुआ दिख रहा है। दूसरा जो गवर्नमेंट बोल रही है कि गवर्नमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क बनाने की देख रही है, जिसमें कि पूरे ऑनलाइन स्पेस को, जो डिजिटल मार्केट है, ई कॉमर्स मार्केट है, उसको एक साथ में उसको रेगुलेट करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क हो। और जो आपका डाटा प्राइवेसी है उसके लिए अलग लॉ बने, जो ओवरऑल इंटरनेट इकोसिस्टम को आपको रेगुलेट करना है उसके लिए अलग लॉ एक बन जाए। साइबर सिक्योरिटी का उसमें प्रॉपर फॉर्मेट हो, किस तरीके से इसको रखना है, क्या एजेंसी होगी, किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या इंफॉर्मेशन शेयर करना है, तो उस लॉ में वो सारी चीज़ें हों। फिर जो टेलीकॉम एक्टिविटीज़ हैं वो भी जो है थोड़ा सा उसको रेगुलेट करने का अलग से इसी में जो है रूलिंग दिया गया है। उसके अलावा एक और चीज बोला गया है कि जो डिजिटल डाटा है उसमें जो भी नॉन पर्सनल डाटा होगा, मतलब किसी पर्सन स्पेसिफिक से उसको ना जोड़ा जाए, तो उसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, उससे इनोवेशन का काफी सारा चीज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एरिया में अगर ये पता चल जाता है कि इस एरिया में वीकेंड पे ज्यादा परचेज किया जाता है, तो किसी भी फूड डिलीवरी पार्टनर के लिए ये काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे मेरे ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर इस क्षेत्र में हैं। तो इस तरीके का नॉन पर्सनल डाटा यूज करते हुए काफी सारा इनोवेटिव आइडिया लाया जा सकता है। तो इसको भी हार्नेस करने की जो कैपेबिलिटी हो वो लॉ में हो, उसको ऐसा डाटा प्राइवेसी या डाटा प्रोटेक्शन के अंदर में प्रोटेक्ट करते हुए उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग मिस ना करें। तो उसके लिए भी लीगल फ्रेम की बात की गई है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज लाया जाएगा। अगला रीजन हम लोग देखते हैं कि अगला रीजन ये है कि बहुत सारी जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, गूगल, फेसबुक, ये सारी कंट्रीज ने जो डाटा लोकलाइजेशन का प्रोविजन है इस पे सवाल उठाया था। तो डाटा लोकलाइजेशन ये होता है, इनको इस लॉ में ये बोला गया था कि कोई भी डाटा जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है इसकी एक कॉपी आपको इंडिया में स्टोर करके रखनी होगी। तो ये उनके लिए एडिशनल खर्च के तौर पे दिख रहा था और एडिशनल इसका कंप्लायंस कॉस्ट काफी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे उनको पूरा सेटअप स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जो कि करंटली जो है उनका जो मेन सर्वर है वहीं पे ये चीज स्टोर हो जाता है। तो इसके वजह से भी इन कंपनीज ने सवाल उठाया था। तीसरा जो चौथा पॉइंट है जिसकी वजह से भी वापस ये बिल लिया गया है, इसमें स्टार्टअप्स जो हैं, जो आईटी रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं, उनके द्वारा ये बोला जा रहा था कि ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है काफी ज्यादा कंप्लायंस इंटेंसिव है, मतलब आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा इस लॉ से कंप्लाई करने में। तो इस वजह से भी इस बिल को वापस लिया गया। तो ये मेन चार कारण हमारे पास है, 4-5 कारण जो भी है, तो इसको हम लोग एक पॉइंट में इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये डाटा प्रोटेक्शन काफी फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का और बाकी स्टेट पीएससी में भी, क्योंकि बीएन कृष्णा को लेके भी काफी बार अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि उस कमेटी में क्या क्या चीजें थी, क्या रेकमेंड किया गया, तो ये अभी भी पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक में हमारे पास इतना है। अब हम लोग जो मॉडल आंसर है प्रीवियस डे का क्वेश्चन के ऊपर, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कल जो क्वेश्चन था ये था हमारा, प्रेशर ग्रुप्स प्ले ए वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया, एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस एसोसिएशन कंट्रीब्यूट टू पब्लिक पॉलिसीज। तो ये क्वेश्चन जो है आपका प्रेशर ग्रुप को लेके पूछा गया है और वो थोड़ा सा पर्टिकुलर कर दिया गया है कि बिजनेस एसोसिएशन के रिगार्डिंग जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनका आप कंट्रीब्यूशन बताएं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 10 मार्कर के तौर पे। तो हम लोग को वैसे प्रेशर ग्रुप पे ही बात अपना ज्यादा फोकस रख के चलना होगा जो कि बिजनेस वाले हैं, तभी हम लोग इसको 150 वर्ड लिमिट में समेट पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन लंबा लिखना होगा। तो इसमें जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा इसमें आप इसका डिफाइन कर दें कि प्रेशर ग्रुप होता क्या है। प्रेशर ग्रुप ये है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि एक किसी खास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर में एक साथ जुड़े हुए हैं और अपने किसी पर्टिकुलर कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए साथ में काम कर रहे हैं। अगर एग्जाम्पल भी यहाँ पे देना है तो किसी बिजनेस वाले का ही दें आप लोग, जैसे फिक्की है, सीआईआई है, एसोचेम है, तो ये साथ में आई हैं ताकि जो बिजनेस कम्युनिटी का इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट तक कन्वे किया जाए, वो अपने इंटरेस्ट, अपने बातों को रख सकें, अपना जो भी तरीका है उस चीज को
गवर्नमेंट प्रपोजल में एक्सेप्ट करवाने का, उस तरीके से उस चीज को एक्सेप्ट करवाएं। तो यहाँ एग्जाम्पल भी उसी का दें। फिर अगला है क्या कि जो टूल यूज करते हैं, इसको भी आप चाहे तो इंट्रो में रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका वर्ड लिमिट का कंस्ट्रेंट थोड़ा सा है इस क्वेश्चन में, चीजें आपके पास ज्यादा हैं। तो टूल्स जो यूज करते हैं, लॉबिंग करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, पब्लिसिटी, पेटिशन, प्रोटेस्ट, कॉरेस्पॉन्डेंस, डिबेट, डिस्कशन। तो हर रास्ते से चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनका जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट तक पहुंचे और उसका सर्व किया जा सके। तो प्रेशर ग्रुप में आपको ये दो बात आप चाहें तो इंट्रोडक्शन में और में लेके चल सकते हैं हम लोग, डेफिनेशन या टूल यूज। फिर जो मेन बॉडी है उसमें आ जाते हैं। इस आंसर का मेन बॉडी के तौर पे ये है कि जो बिजनेस एसोसिएशंस हैं उनका पब्लिक पॉलिसी में क्या रोल है। तो इसको जो भी हम लोग ऐसा आंसर लिखते हैं उसमें कोशिश ये करना है कि सब हेडिंग देना है, सब हेडिंग के अंतर्गत में जो बात है, एक दो बात उसको लिखते जाएं। तो सब हेडिंग के तौर पे जो पहला पॉइंट है वो है पॉलिसी एनालिसिस। पॉलिसी एनालिसिस में कोई भी गवर्नमेंट जो मेजर्स लेता है उसको आप एनालाइज करते हैं। जैसे बजट के तौर पे जो भी इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किए गए सरकार के द्वारा, उसको फिकी, सीआईआई और एसोचेम, इन तीनों जो बड़े बड़े जो बिजनेस एसोसिएशन हैं इनके द्वारा वेलकम किया गया था। तो ये उन्होंने एनालिसिस के बाद इस चीज को वेलकम किया। दूसरा क्या है, रिकमेंडेशन। सरकार को ये रिकमेंड करती है। जैसे सीआईआई ने एक कोड ऑफ डिजायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये चीज इन्होंने रेकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे ये चीज हो। फिर जो बिजनेस एंटिटीज हैं उनको भी आगे बुलाया गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कुछ अगर सजेशन हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए कमिटी फॉर्म किया गया। जैसे कुमार मंगलम बिरला कमेटी, नारायण मूर्ति कमेटी, तो ये बिजनेस कम्युनिटी से ही इन लोगों को बुलाया गया और ये इनको हेड करने बोला गया कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे ठीक करना है इसके लिए सजेस्ट करें। तो इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया है। फिर तीसरा जो इनका रोल है वो है स्क्रूटनी का। कैसे कोई स्कीम या फिर किसी पर्टिकुलर चीज में क्या क्वालिटी आ रही है उसको स्क्रूटनाइज करने में भी, उसको क्या कमी है उसको खोज के निकालने में भी सरकार की मदद करते हैं ये। जैसे जो QCI है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है जिसमें कि गवर्नमेंट के साइड से भी लोग होते हैं और जो बिजनेस एसोसिएशन है, फिक्की, सीआईआई और एसोचेम, इनकी तरफ से भी मेंबर्स होते हैं। और इसका जो मेन है, ये क्वालिटी प्रमोशन की दिशा में काम करते हैं। इनका यूज किया गया था स्वच्छ भारत मिशन में, जो रैंकिंग दी जा रही थी, तो इसमें QCI का सहयोग लिया गया था इसी चीज में, हमारा देश के प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में कि कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये स्क्रूटनी का एक रोल आपका प्ले करता है। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करती हैं कि क्या मेजर्स लिया जाए बिजनेस स्पेसिफिक अगर हमको बूस्ट करना है तो। फॉर एग्जांपल जो कॉर्पोरेट टैक्स कम करने का सलाह, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम लाने की सलाह, तो ये जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सजेशन सरकार को दिया गया था, जिसको गवर्नमेंट ने माना भी। कॉर्पोरेट टैक्स में कमी आई, एक्सपोर्ट के लिए अलग से स्कीम हमारे पास चल रहा है। फिर जो डाटा अवेलेबिलिटी है उसमें जो है कुछ कुछ चीजें ये प्रेडिक्ट भी करते हैं। जैसे करंट समय में जो है हमारा जो सिचुएशन है, जो मैक्रो इकोनॉमिक फीचर्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, रेपो रेट हो गया, तो इसको देखते हुए हमारा ग्रोथ क्या होने वाला है उसको लेके वो फोरकास्ट देते हैं, उसको रिकमेंडेशन फिर देते हैं। तो ये प्रेडिक्शन का भी एक काम यहाँ पे करते हैं। तो ये इस तरीके से फायदा हम लोग को पहुंचा रहे हैं। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड में हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर इन ऑर्गेनाइजेशन को और भी ज़्यादा बेहतर फॉर्मलाइज्ड किया जाए, फॉर्मल रूप में इनका सिमुलेशन हो और इनकी वर्किंग डाटा बेस्ड हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो ये उस एसोसिएशन को, पूरे प्रेशर ग्रुप को और भी ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, जो कि भारत के प्रोग्रेस में सहायक होगा। तो इस तरीके से आंसर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस आंसर में यही सारी बात है। इसके अलावा आज हम लोग कोई क्वेश्चन तो नहीं ले रहे हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं कोई सा भी, तो उसको भी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जाके पोस्ट कर सकते हैं। उसको भी हम लोग इवेल्युएट करेंगे और अगर क्वेश्चन लगा कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो लोगों के लिए ज़्यादा अगर फायदेमंद रहेगा, तो हम लोग उसको कल के वीडियो में उसका मॉडल आंसर के तौर पे भी डिस्कस कर लेंगे। तो जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको अगर आपको ज्वाइन करना है
तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, आप वहां जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के आर्टिकल में हमारे पास था। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे।